नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2024-25 के जो एग्जाम होने वाली है उसमें हम लोग क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या रणनीति बनाएं जिससे कि मैथ में हम लोग 35 में 35 मार्क्स ला सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे मैंने जब 2018 के एग्जाम में आरपीएफ का एग्जाम दिया था उस समय मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के दोनों एग्जाम में कैसे मैंने 35 में 35 मार्क्स लाया था मैथ में, और आपको अलग से क्या क्या मैथ में थोड़ी सी अलग से तैयारी करना चाहिए जिससे कि आप मैथ में 35 में 35 मार्क्स ला सकें। आप लोग कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ देते हैं, कौन कौन से चैप्टर को छोड़ देते हैं, कौन कौन से छोटी चीज़ आपसे मिस हो जाती है जिसके कारण आप मैथ में एक अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी 35 में से 31 32 33 तक जाते जाते ही रुक जाते हैं, 2 या 3 नंबर आपका कट जाता है। आपको क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप एक भी नंबर मैथ में नहीं छोड़ें, पूरे के पूरे 35 में से 35 मार्क्स ला सकें। मैंने कई सारे एग्जाम में मैथ में 100 में 100% मार्क्स किया है, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, आरआरबी एनटीपीसी में, सीबीटी 2 में, लेवल 5 का एग्जाम, सीबीटी 2 के लेवल 3 का एग्जाम जो सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क था उसमें भी मैंने मैथ में 100 में 100 मार्क्स किया था। तो बच्चों, आप लोग कैसे मैथ में तैयारी करें जिससे कि आप पूरे के पूरे 100% मार्क्स मैथ में ला पाए। आपका जो आरपीएफ का जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ के क्वेश्चनों की संख्या कितनी है बच्चों? तो ये है आपका 35 मार्क्स। कितना है? 35 मार्क्स। जो आपको मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे? 35 पूछे जाएंगे, 35। तो आपका क्या रणनीति होना चाहिए जिससे कि आप मैथ में 35 में 35 नंबर ला सको। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जो बच्चा मैथ में कमजोर है, जिसको मैथ थोड़ा सा कम समझ में आता है, वो भी कैसे मैथ में 35 में 27-28 तक पहुंच सकता है, किस हिसाब से वो तैयारी करे। या जो एवरेज बच्चा है वो भी ठीक ठाक 31-32 तक नंबर ला सकता है, या थोड़ा सा और अच्छा मेहनत करे तो वो भी 35 में 35 नंबर ला सकता है। इन सारी की सारी बातों का डिस्कस हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आरपीएफ मैथ सिलेबस 2024-25 में मैथ का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों? 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 35 क्वेश्चन। सिलेबस की बात किया जाए दोस्तों, मैथ जो आरपीएफ के द्वारा सिलेबस जारी किया उसमें मैथ में कौन कौन सा चैप्टर को शामिल किया गया? तो सबसे पहले जो शामिल किया गया चैप्टर है वो कौन सा है? नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर है बच्चों? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम। और दूसरा चैप्टर कौन सा है दोस्तों? होल नंबर। तो नंबर सिस्टम और होल नंबर जो बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना और मॉडरेट लेवल तक पढ़ना है। आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीजीएल टाइप का पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है मैथ का, और जो आपका आरपीएफ या रेलवे के अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है वो पूरा डिफरेंट रहता है। आप कैसे समझ पाएंगे कि आरपीएफ का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का वो सीजीएल से डिफरेंट होता है? आपको ये करना है कि आरपीएफ का जो कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम जो 2018 में लास्ट बार कंडक्ट कराया गया था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना, बनाना है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आरपीएफ के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, या रेलवे के द्वारा और अदर जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम, एएलपी का एग्जाम, जेई का एग्जाम, टेक्नीशियन का एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम कराए गए थे उसके क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे रेलवे के द्वारा सीजीएल और बैंकिंग के एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको क्या करना है बच्चों? नंबर सिस्टम और होल नंबर, ये चैप्टर को पूरा पढ़ना है। पढ़ना तो हर एक चैप्टर को बच्चों
मगर आपको क्या थोड़ा सा अलग करना है जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, उस पर हम लोग ज्यादा जोर देंगे। पढ़ना तो आपको हर एक चैप्टर और आप पढ़ेंगे भी, लेकिन कौन सी चीज को आप छोड़ देते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपको जो ये नंबर सिस्टम और हॉल नंबर है, इसमें किस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना बच्चों, तो आपको करना ये है, जब आप नंबर सिस्टम या हॉल नंबर पढ़ेंगे उसमें जो नंबर का क्लासिफिकेशन होता है, नंबर का क्लासिफिकेशन कि नंबर क्या होता है, नंबर को कैसे बाद में बांटा जाता है, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है सम संख्या, क्या होता है विषम संख्या, क्या होता है पूर्णांक, क्या होता है अभाज्य संख्या, क्या होता है भाज्य संख्या, क्या होता है सह अभाज्य संख्या। ये सारे के सारे थ्योरी को आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जब आप आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो मैथ के डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन को उठा लिया गया है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। वो क्या किया, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन को उठाया और वहीं से क्वेश्चन को क्या किया, पूछ लिया। आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़े उसका जो भी थ्योरी क्वेश्चन बनता है उसके थ्योरी क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है। जैसे आपको वो पूछ लेगा इनमें से कौन सा है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इनमें से कौन सा है वो सम संख्या नहीं है, या इनमें से कौन सा संख्या सम है, इनमें से कौन सा संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है। आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा अभाज्य संख्या क्या होता है, इनमें से कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा ऋणात्मक संख्या है, कौन सा ये धनात्मक संख्या है, जीरो क्या है, ऋणात्मक है धनात्मक है। इन सारी बातों का आंसर एग्जाम में थियोरिटिकल रूप से आप तभी कर पाएंगे जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना, थ्योरी को, ये जो नंबर सिस्टम और हॉल नंबर चैप्टर, इसमें थ्योरी वाला नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और जब आप एग्जाम देने जाएं उससे 2 या 3 दिन पहले उसको एक बार क्या करना, उसको रिवाइज कर लेना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन थ्योरिटिकल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसको तो मैथ तो है नहीं कि उसको, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नहीं कि हम लोग प्रैक्टिस करें तो याद रहेगा, उसको थोड़ा सा हमको क्या करना, एक बार रिवाइज करना पड़ता है। उसको क्या करना, आपको रिवाइज कर लेना। तो यहाँ एक आपसे मिस होता है जहां आप ध्यान दे सकते हैं, जहां से आप 35 नंबर लाने से चूकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर सिस्टम और हॉल नंबर है इसमें आपको क्या करना है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो होता है उसके थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से करना है। नेक्स्ट बच्चों, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये वो चैप्टर है बच्चों, इसमें मैं काफी वीवीआई लगा हूं, जो कई सारा बच्चा इसको ध्यान नहीं देता है। और पिछले बार जो सबसे ज्यादा परेशान किया था बच्चों, जब पहली बार रेलवे के द्वारा, पहली बार आरपीएफ के द्वारा अरिथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय किसी भी टीचर के द्वारा इस टॉपिक्स को कवर नहीं कराया गया था। किसी भी टीचर को अनुमान नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और जब पूछा गया यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। और सारे के सारे बच्चा जो इस चीज को नहीं पढ़ा था, जो इसके बारे में नहीं जानता था, वो सारे के सारे बच्चा इस चीज को नहीं कर पाया था। मैंने हालांकि उस समय मेरा 10th में जो 10th में भी पढ़ा रहा था उस समय, तो 10th में ये सारे के सारे चीज आप भी पढ़े हैं। यदि आपको 10th वाली कुछ बातें याद रहती है तो आप कर पाते हैं। इसमें आपको जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो चैप्टर है उसमें आपने जो 10th में पढ़ा है, डायरेक्टली 10th वाली चीज को क्या करता है, पूछ लेता है रेलवे, डायरेक्ट पूछ लिया था। तो क्या कहा इसमें आपको पूछ लेगा, तो आप लोग एपी जो पढ़े थे अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन, या आप 10th में बात करें मीन मीडियन मोड, मीन एम ट्रिपल मोड, ट्रिपल एम जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका बहुलक जो आपने पढ़ा था, तो माध्य माध्यिका बहुलक से रेलवे क्या किया था, क्वेश्चन पूछ लिया था। और यहाँ जो थोड़ा सा क्वेश्चन था वो हम लोग 10th में जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं उस तरह का नहीं था, थोड़ा सा 1 लाइनर क्वेश्चन था, उस तरह के क्वेश्चन को, हालांकि इसके बारे में हमको काफी ठीक ठाक पता था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इंटर में अच्छे से पढ़े थे, इंटर में भी ये चीज था। तो ये आपको जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। यहाँ आपका 4 से 5 क्वेश्चन बन जाता है और आसानी से आपका आ जाएगा, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी आप बाकी जो चैप्टर देखेंगे उससे कई गुना इजी है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर को आपको फोकस करना है। पहली बार जब आरपीएफ इस चैप्टर को पूछा था, पहली बार जब एग्जाम आया था, तो बहुत सारा बच्चा जो मैथ में बहुत अच्छा था, जिसकी मैथ की बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन फिर भी
पहली बार उसके साथ नया चैप्टर था, क्योंकि 10वां पढ़ना हम लोग 10th को पास करने में हम लोगों को काफी समय हो जाता है, तो लगभग उस चीजों को हम लोग भूल जाते हैं, और काफी सारा बच्चा भूल गया था जिसके कारण इस चैप्टर को नहीं कर पाया था। तो इस बार आपको क्या करना है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर, इसी में आपको एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं उसको भी थोड़ा सा कवर कर लेना। प्रायिकता से भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आरपीएफ के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रायिकता में बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ना, आपको बेसिक 7-8-10 क्वेश्चन आपको प्रायिकता का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, प्रायिकता क्या है और बेसिक क्वेश्चन क्या क्या बनता है। इसको भी आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशन के तहत कंप्लीट करना है। एक चैप्टर आपको बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो आपका प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन जो रहता है वो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगता है। तो आपको क्या करना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक 10-15 सवाल जो बनता है उसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना। आपको यूट्यूब पर जाइए और मारिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक सवाल, बेसिक्स क्वेश्चन फॉर रेलवे, तो बहुत सारा टीचर जो पढ़ा के रखा है मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ नॉर्मल सवाल आप कर सकते हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकेगा यदि समय मिला तो मैं भी इस पे वीडियो बना दूंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन या अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो है आपका मेन मीडियन मोड, इसमें किस तरह का रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, ये इस पर मैं यदि समय हमको मिला तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इस चैप्टर पर आपको थोड़ा सा क्या करना बच्चों, ध्यान देना। परसेंटेज, इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि परसेंटेज जो है वो नॉर्मल चैप्टर है, जेन्युइन चैप्टर है और हर एक एग्जाम में आता है, तो इसमें और ये इसको आप डेफिनेटली पढ़ेंगे तो आपको और इसको पढ़ना ही है, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं बात करें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको भी आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई सीआई जो है ये भी आपका नॉर्मल चैप्टर है, इसमें आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। जहां से आप 35 लाने से चूक जाते हैं या 35 नहीं कर पाते हैं या जो बच्चा चैप्टर को अवॉइड करता है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। एक जो बच्चा के द्वारा अवॉइड किया जाता है जो नहीं पढ़ता वो कौन सा, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। दूसरा कहाँ चुकता है, तो नंबर सिस्टम और हॉल नंबर, ये जो है इसमें से जो क्लासिफिकेशन नंबर वाला, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का थ्योरी वाला जो पार्ट है वो उसको वो ढंग से नहीं करता है, जिससे 1-2 क्वेश्चन थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी आपको क्या करना, थोड़ा सा फोकस करना, यही है जो आपको 35 नंबर लाने से रोकता है। बाकी आप तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते ही हैं। नेक्स्ट बच्चों बात किया जाए प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ से भी आप कर पाएंगे उम्मीद है, क्योंकि ये आपका जेन्युइन चैप्टर है, आराम से आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट, यहाँ भी हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इस पर ये कहना चाहेंगे कि पिछले एग्जाम में रेलवे ने डिस्काउंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था। करीब करीब हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4-4 क्वेश्चन भी डिस्काउंट से पूछा था। तो डिस्काउंट से भी अच्छे सवाल बनते हैं। डिस्काउंट को थोड़ा सा हल्के में आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट बच्चों टेबल एंड ग्राफ, इस पे मैं फिर से VBI मार्क कर रहा हूं। ये एक चैप्टर है जिसमें काफी बच्चों को परेशान किया था रेलवे, आरपीएफ के द्वारा काफी परेशान किया गया था बच्चों को। पहली बार टेबल एंड ग्राफ जो है DIF चैप्टर, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो है चैप्टर से अलग अलग तरीके का सवाल पूछा गया था। जो बच्चा एग्जाम में पहली बार देखा था उसके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था और काफी टाइम टेकन सवाल बन गया था। टाइम टेकन का वजह ये था क्योंकि उसके सामने ये सवाल पहली बार आया था और थोड़ा सा हम लोग जो DI पढ़ते हैं, जो डाटा इंटरप्रिटेशन, उससे थोड़ा सा अलग हट कर सवाल पूछ लिया था। तो इसमें आपको कमांड बनाने के लिए ये करना है कि आप टेबल एंड ग्राफ का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आरपीएफ के एग्जाम में, आपको ये करना है। आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका आपको आरपीएफ कांस्टेबल एंड SI का क्या करना है, आपको उठाना है और पूरे के पूरे टेबल एंड ग्राफ का क्वेश्चन को आपको कर जाना। उससे आइडिया लग जाएगा कि टेबल एंड ग्राफ में कैसे आरपीएफ के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसा ऐसा मजेदार सवाल मिलेगा, आपके दिमाग को आपका दिमाग का बत्ती जला देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आरपीएफ के द्वारा पूछा गया था। तो टेबल एंड ग्राफ का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया था। यदि आप बात करें तो पूरे के पूरे मैथ के चैप्टर में यदि आरपीएफ के एग्जाम में सबसे अच्छे लेवल का सवाल किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक से पूछा गया था वो था आपका टेबल एंड ग्राफ। इसको आपको अच्छे से ध्यान देना। और यहाँ जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, तो यहाँ 5 से 7 क्वेश्चन तक पूछा गया था, यानी काफी भारी मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन
पूछा गया था। तो आपको क्या करना, टेबल एंड ग्राफ वाला चैप्टर है, इस पर विशेष ध्यान देना। यहाँ आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लेगा और ये काफी टाइम टेकन भी होता है। यदि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, आप बिना प्रैक्टिस का जाएंगे, 2-4 सवाल 10 सवाल करके जाएंगे, तो डेफिनेटली तय है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा तो आपको काफी समय लग जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब पहली बार एग्जाम हुआ था और पहली बार इस चीजों को पूछा गया था, तो बहुत सारा बच्चा क्वेश्चन को देखते ही रह गया था, कर ही नहीं पाया था, उसके लिए काफी मुश्किल हो गया था सवाल। तो इसलिए आपको क्या करना, टेबल एंड ग्राफ, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। तो आपको जो 35 नंबर लाने से रोकता है, जहां आपको विशेष ध्यान देना है, उसमें से मैंने कहां कहां बात की है जिस पर ध्यान देना, बाकी आप नॉर्मल पढ़ते हैं। एक नंबर सिस्टम एंड होल नंबर का जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का थ्योरी वाला पार्ट है, उस पर ध्यान देना। दूसरा अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जो उसमें कौन सा, एपी जीपी एचपी, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका बहुल, थोड़ा सा प्रायिकता, थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है, क्रमचय संख्या जो है, थोड़ा थोड़ा क्रमचय संख्या, बहुत ज्यादा नहीं, डीप नहीं, थोड़ा थोड़ा, इसको आपको क्या करना, इस चैप्टर को ध्यान देना। नेक्स्ट टेबल एंड ग्राफ, टेबल एंड ग्राफ पर आपको क्या करना, थोड़ा सा विशेष ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट बात किया जाए तो मेंसुरेशन, ये काफी वीवीआई करना, क्योंकि यहां से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा गया था 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन नहीं, मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। जब आप आरपीएफ का एग्जाम की बात करते हैं या रेलवे के कोई भी एग्जाम का बात करते हैं, तो उसमें मेंसुरेशन टॉपिक्स बहुत मायने रखता है। या आप रेलवे एग्जाम की बात करो या आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करो, मेंसुरेशन का टॉपिक जो है वो काफी वीवीआई होता है। किसी भी स्टेट एग्जाम या किसी भी रेलवे की एग्जाम, जैसे कि एनटीपीसी का हो, चाहे एलपी जेई का एग्जाम हो, या आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का, सभी के सभी एग्जाम में मेंसुरेशन का क्वेश्चन का जो वेट है वो काफी ज्यादा है। इसलिए आपको मेंसुरेशन को ध्यान देना। और बच्चों याद रखना है कि यहाँ जो रेलवे में मेंसुरेशन पूछा जाता है और जो आपका सीजीएल में मेंसुरेशन पूछा जाता है, दोनों के क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, दोनों के क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग होता है। रेलवे में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मेंसुरेशन पूछा जाता है, जबकि सीजीएल में पूरे के पूरे डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। वहां क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, यहाँ क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। यहाँ का क्वेश्चन जो होता है मेंसुरेशन आरपीएफ का, वो बहुत आसान होता है लेकिन लॉजिकल होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लॉजिकल सवाल पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत हल्के बोल सकते हैं मेंसुरेशन को, और ये भी नहीं कि आप उसे बहुत ज्यादा भी बोल सकते हैं, ज्यादा टफ भी बोल सकते हैं। मॉडरेट का रहता है, थोड़ा सा लॉजिकल रहता है। आपको आइडिया लगाना है कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, फिर से आरपीएफ के प्रीवियस ईयर को उठाना है, क्वेश्चन को उठाना है, और मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है। जब आप चैप्टर को मेंसुरेशन पढ़ लेंगे या पढ़ लिए होंगे, अभी तक तो उम्मीद करता है आप पढ़ लिए होंगे, तो आपको क्या करना है, मेंसुरेशन का आरपीएफ का सिलेबस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठाना है और मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन को आपको बना लेना है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रेलवे में कैसे सीजीएल की तुलना में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, मेंसुरेशन को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। ये आपको है, ये वाला एक टॉपिक है बच्चों जो आपको 35 में 35 लाने से रोकता है। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर है। यदि बात किया जाए तो यहाँ 4 से 5, यहाँ 5 से 7, यहाँ 4 से 5, तो 5, 4, 9, 8, 4, 13 के आसपास बोल सकते हैं। और यहाँ से आपका 6, 7, तो ये 17, 18 नंबर, ये 4 ही चैप्टर आपको दे देगा। 35 में से 18, 19 नंबर। तो इस 4 चैप्टर पर आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। और टेबल एंड ग्राफ जो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टाइम को थोड़ा सा आपको क्या करना है, मैनेज करना है। नेक्स्ट बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस नॉर्मल चैप्टर है, इसे आप पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क नॉर्मल है। पाइप एंड सिस्टम, हालांकि बच्चों आरपीएफ के द्वारा पाइप एंड सिस्टम सेपरेट चैप्टर टॉपिक्स में नहीं दिया गया, लेकिन आपको इजी और याद दिलाने के लिए हम यहाँ पाइप एंड सिस्टम को अलग से लिख दिए। रेलवे जो आरपीएफ जो है वो पाइप एंड सिस्टम को टाइम एंड वर्क के ही अंदर उसको काउंट करता है। वो टाइम एंड वर्क के ही अंतर्गत पाइप एंड सिस्टम को ये कैलकुलेट कर लेता है। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन जो बच्चों, ये भी काफी परेशान किया गया था बच्चों को। ये भी चैप्टर जो पाइप एंड सिस्टम का, जो यहाँ से भी हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
और ये रेलवे के एग्जाम में काफी ज्यादा परेशान किया था बच्चों को पाइप एंड सिस्टम में। एक क्वेश्चन आप बनाते होंगे कि नल ये जो है एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, नल सी एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल डी उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि प्रत्येक नल को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए और सबसे पहले काम कर ए नल को खोला जाए, उसके बाद बी, फिर सी और डी, तो बताइए कितने समय में टंकी है वो खाली हो जाएगा या भर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो था वो भर भर के रेलवे के द्वारा पूछा गया था और पहली बार जब यह क्वेश्चन आया था तो बहुत सारा बच्चा इसमें फंसा था, बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया था। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और पाइप एंड सिस्टम है जो 35 में 35 लाने से कई सारे बच्चे को रोका था, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और जो बच्चा थोड़ा सा मैथ में नॉर्मल है, थोड़ा सा कमजोर है और जो एवरेज है वो भी इस सारे चैप्टर को करेगा तो 35 में से कम 27, 28, 29 तक वो भी ला सकता है। और 35 वाले कैसे 35 में ला सकता है, तो उसको मैंने इस वीडियो में क्या क्या स्पेशल बताया, किस किस पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो मैंने बताया नंबर एंड सिस्टम और होल नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, इसके चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सारे चैप्टर को बहुत सारा बच्चा अवॉइड करता है, नहीं पढ़ता है और ये यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाता है और आप 35 में 35 करने से चूक जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना, टेबल एंड ग्राफ, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मेंसुरेशन पर 2D 3D दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, मेंसुरेशन पर अच्छा से ध्यान देना और एक पाइप एंड सिस्टम। बाकी जो आपका चैप्टर वो तो आप जनरली पढ़ते हैं, हर एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता ही है। पाइप एंड सिस्टम ये भी पढ़ाया ही जाएगा, मेंसुरेशन भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेंसुरेशन में रेलवे में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज को फोकस करते हुए उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है, उसके हिसाब से तैयारी करना है। और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसमें ये भी देखना कि क्या टीचर के द्वारा उसी तरह का क्वेश्चन बताया जा रहा है जिस तरह की आरपीएफ के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। यदि उससे अलग यदि पढ़ाया जा रहा है तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत है। अलग से आप थोड़ा सा आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और उसको थोड़ा सा अलग से तैयारी करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यह स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा और यदि आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका मैथ में 35 में 35 मार्क्स आएगा। इसी तरह मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया था जिससे कि मैंने 35 में 35 मार्क्स आरपीएफ में लाया था। उम्मीद करते हैं यदि आप भी इस तरह का अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपना रणनीति बनाएंगे तो आप भी 35 में 35 नंबर ला पाएंगे। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।